मैं कमिंग सर। यस कम इन। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप अपना बिना नाम बताए हुए ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें आप। सर मैंने अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बलदेवराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीवाना कुचामन से, उसके बाद मैंने अपनी स्नातक भारतीय गर्ल्स पीजी कॉलेज सिक्कर से की है और वर्तमान में मैं राजस्थान सचिवालय में एलडीसी के पद पे कार्यरत। वर्तमान में आप सचिवालय में है वो एलडीसी ग्रेड सेकंड, कौन सी विभाग में आप अभी? मैं कॉलेज शिक्षा विभाग। कॉलेज शिक्षा विभाग में। कॉलेज शिक्षा विभाग में ये जो विद्या संबल योजना चल रही है, इसके जगह है वो नई स्कीम लाने की बात चल रही है। मुझे इसका बारे में पता नहीं। कॉलेज शिक्षा में तो है आप? हाँ सर, मैं कॉलेज शिक्षा में। तो कुछ नहीं पता है विद्या संबल योजना के बारे में? कुछ नहीं पता है आपको? विद्या संबल योजना तो सर कॉलेज में जो भवन निर्माण और उसका भवन निर्माण से संबंधित है विद्या संबल योजना, या कोई गेस्ट फैकल्टी से संबंधित है? मुझे पूरा आइडिया नहीं। तो आप क्या काम करती हैं वहाँ पे? सर एलडीसी के तौर पे हम नोटिंग ड्राफ्टिंग। नहीं, कोई काम के कोई स्पेसिफिक काम भी तो दे रखा होगा आपको जो कोई? सर वो जैसे कॉलेज प्रोफेसर हैं, उनके खिलाफ शिकायत और जो जांच का काम है वो काम है। तो कॉलेज प्रोफेसरों की शिकायत है, किस रूप में शिकायत मिलती है? सर महिला उत्पीड़न की भी आती है और सर कॉलेज में आपस में उनमें वाद विवाद चलता रहता है। तो महिला उत्पीड़न की है वो, मान लीजिए आपके पास में कोई शिकायत आई है, तो इसमें आप क्या करते हैं उसके बाद? सर पहले तो पत्र लिखा जाता है जिसमें ये जांच कमेटी गठन करने की सिफारिश की जाती है, फिर जांच कमेटी से इसकी रिपोर्ट मांगी जाती है, फिर रिपोर्ट के आधार पर ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या वाकई में जांच सही है या नहीं है। फिर उसके बाद में वो डीओपी को फॉरवर्ड कर दी जाती है, आगे की जो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी वो करने के बाद। क्या ये नहीं देखा जाता है कि महिला उत्पीड़न की जो शिकायतें हैं वो काफी मात्रा में है वो फॉल्स साबित होती? सर कुछ शिकायतें फॉल्स साबित होती है, लेकिन शिकायतें ऐसी भी होती है जो सच में महिला उत्पीड़न से संबंधित होती है। तो महिला उत्पीड़न के लिए हो राज्य सरकार द्वारा है वो महिला उत्पीड़न के संदर्भ में जो कौन कौन सी है वो कानून बना रखे हैं जो राजस्थान सरकार ने? सर कार्य स्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम, और ये तो सर राज्य सरकार का एक घरेलू स्तर पर भी बना रखा है 2005 में, और सर इसमें एक कमेटी भी गठित की जाती है जो ये जांच करके बताती है महिला वाकई में सच्चाई है या इसमें। विमेन एम्पावरमेंट के लिए वो कौन कौन सी स्कीम चला रखी है राजस्थान सरकार ने? सर शिक्षा के लिए तो जैसे लाडू प्रोत्साहन योजना है जो चल रही है। ये शिक्षा के लिए है क्या लाडू प्रोत्साहन? सर ये ऑल ओवर एम्पावरमेंट के लिए है। जैसे क्या है वो, क्या होता है इसमें जो इसके कुछ स्टेप्स बताएं मेरे को कि इस एज पे हुई ये लाभ दिया जाए। सर इसमें पहले राशि 1 लाख रुपए दी जाती थी, अभी वर्तमान में 1.5 लाख रुपए बढ़ा दी। कब दी जाती है ये? किस महिला को दी जाती है? जन्म पर दी जाती है, फिर उसका टीकाकरण किया जाता है, उस समय ये अलग। कितना दिया जाता है? जन्म पे कितनी दी जाती है? एग्जैक्ट राशि मुझे याद नहीं है। तो स्टेप्स का नहीं पता है कि किस वक्त है वो, उसको कितनी राशि है वो उसके अकाउंट में डाली जाती है। और एक तो ये लाडू प्रोत्साहन योजना होगी, दूसरी योजना सर ये बालिका दूर शिक्षा योजना, जिसमें दूर से जो स्नातक और स्नातकोत्तर कर रही है उन्हें अनुदान आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है किस रूप में? आर्थिक सहायता दी जाती है सर वो जो एक तो परिवहन की जाने आने का जो वहन खर्चा है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, और सर अगर वो कोई निजी कोचिंग या फिर कहीं भी दूरस्थ रहकर जो पढ़ाई हो रही है उसका खर्चा भी। इतना खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा वहन करने के बावजूद भी वो महिला साक्षरता दर है वो कम क्यों है? सर एक तो राजस्थान की ऑल ओवर साक्षरता दर ही कम है। क्यों है? तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऑल ओवर, क्योंकि राजस्थान में कोई स्कीम चलाएंगे वो ये तो है नहीं कि कोई एक जिले में चला दी दूसरे जिले में नहीं चलाएंगे है वो महिलाओं के लिए, वो तो सभी जिलों में चलती है।
फिर भी है वो साक्षरता दर है वो क्यों कम क्यों है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? सर पहले तो पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण लड़कियों को बहुत समझने की प्रवृत्ति थी, और अभी इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन सर अभी भी जैसे स्कूल्स में एक तो परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, या लड़कियों को पराया धन मानते हैं? सर ऐसा पहले मान्यता थी लड़कियों को पराया धन मानने की, पर वर्तमान में शायद ये धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम क्यों हुई? क्या वर्तमान कारण मानते हो कि ये धारणा है वो कम हो गई है भाई? सर आजकल पहले जैसे सर ऐसा माना जाता था कि एक लड़का होना तो जरूरी है, पर आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो 2 बच्चे हैं फिर भी मतलब खुश है, खुश रहते हैं। मतलब अभी ये है नहीं कि लड़कों की वापस होने की बच्चा है जैसे पहले थी कि एक लड़का होना जरूरी है। अब गाँव में तो अभी भी है तो भी देखते हैं सर, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं है। क्या कारण मानते हैं कि इस तरह की सोच आई है? वो क्या 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 कारण है इसके जो इस तरह की सोच डेवलप हो रही है? सर एक तो सरकार द्वारा इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सिर्फ दूसरा ये है कि बुढ़ापे में लड़कियां भी माँ बाप को उतना ही सहारा बनती है जितना लड़के पहले माना जाता था कि लड़के ही बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। तो फिर ये विमेन एम्पावरमेंट की बात क्यों की जाती है? सर मैन एम्पावरमेंट की बात क्यों नहीं की जाती? बराबर का दर्जा महिलाएं ही बराबर का दर्जा मांगती है, पुरुष भी तो महिलाओं से बराबर का दर्जा मांगते हैं। सर अपने जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें पुरुषों का दर्जा है वो पहले से अभी भी तुलनात्मक रूप से पुरुषों का ज्यादा ही है, और वुमेन्स अभी सशक्तिकरण हो रहा है लेकिन अभी भी कम है उतना। क्या आप अपने आप में है वो महिला सशक्तिकरण के रूप में है वो परफेक्शन मानती है कि मैं एम्पावर्ड हूँ महिला है? सर परफेक्शन तो नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं मान रही? आप तो पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर रही हैं, फिर भी आप क्यों नहीं एम्पावर्ड मानते अपने आप को? क्या कारण क्या है इसके पीछे? सर एम्पावर्ड मान दो लेकिन एकदम परफेक्शन के साथ में अभी क्यों नहीं मानते? फिर क्या कारण है कि कौन से क्षेत्र में नहीं है आप? आर्थिक क्षेत्र में एम्पावर्ड है, शैक्षणिक क्षेत्र में है, कौन से क्षेत्र में नहीं है ये बता दो। सर अभी भी जैसे ये डिसीजन मेकिंग के तौर पर अभी भी क्यों आपके पतिदेव ये शादी होगी ना आपकी? नहीं हुई है। मान लीजिए कि आपकी शादी होती है तो आप अपने पतिदेव से ये अपेक्षा क्यों नहीं करते कि ये जो भी डिसीजन ले वो मेरे से पूछ के ले? सर ये अपेक्षा मैं तो रखती हूँ कि जो भी डिसीजन ले वो मेरे से पूछ के तो सामने वाला आप तो लेते हैं लेकिन वो सामने वाला माने नहीं माने ये बात है अलग है। सर अगर मेरा डिसीजन गलत है तो मानने को बातें नहीं किया जाता। आप गलत डिसीजन क्यों देंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ आप गलत डिसीजन क्यों देंगे? आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आप जो शैक्षणिक रूप से संपन्न है, आप अपने निर्णय लेने के लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आप तो विमेन एम्पावरमेंट में यही चीज तो देखते हैं हम जो, लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग में तो है वो उनसे सलाह मशवरा है वो करना चाहूंगी। सर मैं गलत डिसीजन ऐसे नहीं कि जानबूझ के गलत डिसीजन नहीं देना चाहती, पर मानवीय भूल तो किसी से भी हो सकती है सर। अगर मेरा डिसीजन गलत हो और सामने वाले को लगे कि सच में गलत है तो ये बात बोल क्यों रहे हो कि डिसीजन मैं दूं या वो दे, मिल के ले लेने वाली बात ही नहीं है क्या? आपने बलदेव राम मिर्धा स्कूल से किया, आपने जो बलदेव राम मिर्धा जी का नागौर में है वो क्या योगदान रहा है? सर उन्होंने मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की थी और बाद में राजस्थान किसान सभा की स्थापना की थी, और किसानों को उनकी जमीन पर हक दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया था, और ग्रामीण क्षेत्र में छात्रावास खोले थे ताकि ग्रामीण कृषकों के और मजदूरों के बच्चे पढ़ाई। लेकिन महिला शिक्षा के लिए उन्होंने कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया था। सर जितना मैंने पढ़ा है महिला शिक्षा के बारे में उनसे संबंधित नहीं। महिला शिक्षा में योगदान था क्या? सर मुझे इसके बारे में नागौर में है वो महिला शिक्षा क्या है? आपका जिला है वो अलग हो गया। मेरा जिला डीडवाना कुचामन, ये दो जगह का नाम तो जोड़ा गया एक जिले के साथ। रख देते, कुचामन रख देते। हाँ, या तो डीडवाना रख देते या कुचामन रख देते। सर सरकार का उद्देश्य सिर्फ जिलों की संख्या बढ़ाना नहीं था, आर्थिक रूप से टिकाऊ और सक्षम जिले बनाना था। और सर
डीडवाना तो सक्षम है वो तब बने जब दो जगह को नाम जोड़े। दोनों में कितनी डिस्टेंस है? दोनों में आई थिंक 7 40-45 किलोमीटर। 40-45 किलोमीटर। तो इसका है वो ऑफिस कहाँ बनाएंगे? कुचामन बनाएंगे या डीडवाना बनाएंगे? डीडवाना में बना हैं? डीडवाना में बना डीडवाना बनाएंगे तो कुचामन कुचामन वालों केवल नाम देने के कुचामन वालों को 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों किया है कि ये जो जिले हैं वो दो दो नाम से, बहरोड को कोटपूतली, डीडवाना है वो कुचामन, खैरतल, तिजारा, ये क्यों क्यों किए गए? इससे पहले कभी नहीं किए गए थे इस तरह के। राजनीतिक तुष्टिकरण। सर डीडवाना की मांग भी बहुत पहले से थी और कुचामन भी जिला मांग बनाने की मांग पहले से थी और दोनों जिलों को संतुष्ट करने के लिए दोनों को मिलाकर नाम तो दिया। यानी कि राजनीतिक रूप से है वो प्रेरित जिला है ये। नहीं सर, सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित जिला नहीं कहा जा सकता क्योंकि अकेले डीडवाना के पास भी इतने और राजस्व है और सारे संसाधन नहीं है और अकेले कुचामन के पास भी नहीं है, तो दोनों को मिलाकर टिकाऊ जिला बनाने की कोशिश की गई है सरकार। ठीक है सर। ये पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी है सीकर में, वहीं से पढ़ाई की। तो पंडित दीनदयाल जी की मतलब क्या संबंध है सीकर से? सर उनकी प्राथमिक शिक्षा सीकर से हुई है। और उनकी फिलोसॉफी क्या है, अंत्योदय क्या है? एकात्म मानववाद की फिलोसॉफी और अंत्योदय की। क्या है? अंत्योदय की देखिए सर सरकारी योजनाओं का लाभ और सरकारी योजनाओं का निर्माण समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इंसान को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। और एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद से समाज, प्रकृति और व्यक्ति का समग्र दृष्टिकोण इनमें संतुलित होना चाहिए और पूंजीवाद और साम्यवाद का भी एक भारतीय विकल्प चुना जाना चाहिए। और ठीक है, आप सचिवालय में काम करते हो, सचिवालय के क्या कार्य हैं? सर सचिवालय का सबसे मेन कार्य तो नीति निर्माण है और सर जो राज्य में जो सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाते हैं वो भी सचिवालय के द्वारा ही किए जाते हैं। और सर प्रशासनिक सुधार और जो विधानसभा का जो सत्र आयोजन किया जाता है उसमें भी सर राजनीति। कितने डिपार्टमेंट है सचिवालय में? सर लगभग 76 विभाग है। कौन कौन से हैं बताओ, 2-4 दिन। शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग। सचिवालय और इसमें निदेशालय में क्या अंतर है? सर सचिवालय राज्य का नीति निर्माण इकाई है जो सामान्य पे राजधानी में स्थित होता है और निदेशालय और सचिवालय राजस्थान का सर्वोच्च प्रशासनिक स्थान है और निदेशालय है जो सचिवालय के अधीनस्थ होता है और सचिवालय में सामान्य लोगों को नियुक्ति की जाती है जबकि निदेशालय में पदों की होती है। क्यों निदेशालय का काम क्या है, मतलब काम तो बताया नहीं आप। जो सचिवालय में जो नीति निर्माण होते हैं उनका क्रियान्वयन करवाना निदेशालय के तहत आता है। ठीक है, आपने फिजिक्स पढ़ी है? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस अनुनाद। में अभी रिकॉर्डिंग के बाद चुंबक क्या होता है? जो मुक्त साइड में कोशिश करती हूँ मुक्त रूप से दोलन कर रहे पिन। चुंबक क्या होती है? चुंबक से मैग्नेट। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर, पढ़ा हुआ है लेकिन मतलब जो एक स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक उत्तरी दिशा चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? चुंबक के चारों ओर क्षेत्र में जिसमें किसी अन्य पदार्थ को रखने पर वो भी चुंबकत्व अनुभव करें। उष्मा गतिकी होती है, क्या होती है? जिसमें उष्मा का अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान। और इसके नियम है कुछ उष्मा गतिकी के? सर 2 रूल्स हैं, जैसे 0th, 1st, 2nd, 3rd ऐसे है। उष्मा गतिकी के सर 2 नियम हैं। कौन कौन से? उष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है, इसी केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और दूसरा नियम यह है कि सर सब उष्मा सदैव उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर गतिशील होती है। ठीक है, और तीसरा भी है इसका, जीरोथ लॉ। नहीं बता, गति के नियम कौन से हैं? गति का प्रथम नियम है कि जड़त्व का नियम बोला जाता है। दूसरा? और दूसरा नियम वो संवेग संरक्षण संवेग और तीसरा क्रिया। ठीक है, मैथमेटिक्स में बताएं तो जैसे रामानुजन की बात होती है, कल परसों मैथमेटिक्स डे भी था क्या?
2-3 दिन पहले? सर मैंने पिछले 3-4 दिन से नशा करने पड़ा। तो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, कब होता है ये मैथमेटिक्स डे है वो कब? हाँ 2-3 दिन पहले। 22 दिसंबर। तो इन्फिनिटी का एक कॉन्सेप्ट था उनका, ये क्या था? सर मुझे नहीं पता। ठीक है चलो थोड़ी नॉर्मल बात कर लेते हैं। आप अपने डीडवाना कुचामन की 5 समस्याएं बताओ, सामाजिक समस्याएं बतानी है। सामाजिक सर वहाँ पे एक तो आटा साटा की जो पड़ता है। ठीक है, दूसरी? सर दूसरी मृत्यु घोष। सर फिलहाल मुझे याद नहीं है अभी बाकी। और समस्या नहीं है वहाँ पे? सर वहाँ पे एक क्लोराइड की समस्या बहुत ज्यादा। सामाजिक है क्या? सामाजिक में नहीं है। अच्छा, तो मान लो आप वहीं पे पोस्टेड हो और कहीं पे बाल विवाह हो जाए या हो रहा हो, तो उसको आपको रुकवाना है। तो लोकल हम जैसे ग्रामीण बैठे हैं तीन, तो डीडवाना में जो बोली बोली जाती है उसी बोली में हमें समझाओ ताकि हम बाल विवाह रुकवा दें, तो रोक दें, हम नहीं करें हमारे बच्चों का, या फिर वो जो आटा साटा है वो भी नहीं करें। सर मारवाड़ी में। आपकी लोकल लैंग्वेज में लोकल आप जो बोलते हैं उस लैंग्वेज में। सर मैं मारवाड़ी भी कंफर्टेबल। हाँ हाँ जैसे बोलो वैसे बोलो। सर मैं पहले तो जो बटांग का प्रतिनिधि है वहाँ बात करूंगी, वहाँ बात करूँ फिर बात बोलूंगी। बाल विवाह एक अपराध है, इन बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी सर वो समझ आएंगे, और जो जब उन्हें बताया जाएगी बाल विवाह कराने पर जो 2 साल का जो कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना है, वो तो चुप के कर देते हैं। जब हमें पता होगा तो हम वहाँ मौके पर जाके बाद में को नहीं बताना, मां नहीं बताना उन्हें, नहीं कहते हमारे टाबरों को। कौन माने? अब बताओ। सर नहीं मानेंगे तो फिर ना मारने को सजा हुए, 9 लाख रुपए जुर्माना लगे, मिलकर कर देगा। हो गया उसके बाद तो क्या है, कुछ नहीं। हाँ हम बताओ, बच्चों को बता सकते हैं सर। बच्चे क्या समझेंगे? बच्चे जो तो बस समझदार थोड़ी होते हैं मुझसे, समझते तो तैयारी नहीं होती। सर आपने बताया ही नहीं, कुछ कमियां ही नहीं बताई कि भाई जल्दी विवाह कर देंगे तो उसके क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, वो तो बताओ कम से कम हमें। सर जल्दी विवाह करेंगे उनको बताएंगे कि इससे जो मातृ मृत्यु दर है वो बढ़ेगी, ठीक है, और बच्चों के जो आगे की खास तौर पर लड़कियों के जो शिक्षा के अवसर है वो रुक जाते हैं, और शिशु मृत्यु दर से बढ़ती है, और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो गई, शिक्षा संबंधित समस्याएं हो गई, और पॉइंट आउट कर दो आप तो ऐसे कर। और सर तलाक भी बढ़ेंगे। मेरे को लग रहा है आपने साड़ी पहन रखी है, ये कानों में ये पहन रखे हैं, नाक में पहन रखे हैं, आप तो एक सामाजिक प्रोडक्ट हो गए, सोशल प्रोडक्ट हो गए। समाज ने जैसा जैसा बनाया बनते चले गए। एक तरफ तो आपने सोच कर रखी है, ऐसी सोच बना रखी है कि मैं डिसीजन लूंगी, मेरा डिसीजन मेरा हस्बैंड मेरा पार्टनर है वो मानना चाहिए। दूसरे आपने खुद को ही अपने आप को सोशल प्रोडक्ट बना के रखा है। सर सोशल प्रोडक्ट नहीं है, खुद की इच्छा से पहने हुए। खुद की इच्छा से पहना है सर जी। डीडवाना कुचामन में कौन कौन से खनिज निकलते हैं? सर सोडियम सल्फेट जो वहाँ पे खारे पानी की झील है, सोडियम सल्फेट जो डीडवाना प्रॉपर खारे पानी, डीडवाना कुचामन में सोडियम सल्फेट निकलता है। और सर ठीक है, मकराना से मार्बल निकलता है, सोडियम मकराने से मार्बल निकलता है, और सर अभी जो डीडवाना के पास है नागौर में है, लेकिन डेगाना से जो टंगस्टन ऑयल है वो तो डेगाना से, वो तो नागौर में चले गए। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड, तीनों के रासायनिक सूत्र क्या है? सर सोडियम सल्फेट का Na2SO4 और सोडियम सल्फाइड का Na2SO3 और SO3 SO3 सर SO3 सर मुझे तो ये याद। Na2SO4 Na2S और NaCl, ये तो तीनों है। आपने बताया सल्फेट बताया, उसका यूज क्या है? सर उसका कांच बनाने में, कागज बनाने में और चमड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मार्बल कैसे बना? और ये आपके कुचामन साइड में ही बहुतायत मात्रा में मिलता है, तो क्या कुछ पुरानी ऐतिहासिक परिस्थितियां रही होंगी यहाँ पे कि यहाँ पे मार्बल मिलता है?
सर मुझे इसका नहीं। कोई 33 ज्योग्राफिकल नहीं बता। हाँ ज्योग्राफिकल कोई 33 सागर वगैरह कौन सी कुछ रोक है? सुनने में आया मारुति उसका रोक है। कौन सी चट्टान है? औषधि चट्टान है। हाँ? धारवाड़ की लंबी चट्टान से। मारुति धारवाड़ में तो धातु मिलता है। सर मुझे हम्म? मुझे नहीं पता सर। चलिए कोई बात नहीं। SIR जो हो रहा है अभी ये क्या है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? सर ऐसा यार विशेष वैन पुनरीक्षण है। विशेष वैन पुनरीक्षण इसका पूरा नाम है। और सर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में पहला ये है कि जो मृत वोटर है उनका नाम, और जो डेड वोटर्स सॉरी सर मृत वोटर्स और जो यहाँ से प्रवासन कर गए हैं उनका नाम इससे हटा दिया जाएगा। और सर जो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को इसमें कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स में है कि सर विपक्ष का ये आरोप है कि इससे उनके वोटर्स कम होंगे। विपक्ष का आरोप थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ नेगेटिव क्या है। और सर इसे BLO पर दबाव काम का ज्यादा था और इसमें समय कम दिया गया था। BLO पर दबाव, काम तो करना पड़ेगा। BLO पर दबाव किस चीज का? सर टाइम ठीक है। नए संसद भवन का क्या नाम रखा गया है? कर्तव्य भवन। आप बताओ। ब्रिक्स विस्तार हुआ है, कौन कौन से नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं? ब्रिक्स नाम सुना है आपने? ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है? सर ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना। ठीक है। और इसमें अभी विस्तार हुआ है, कौन कौन से देश और जुड़े हैं इसमें? इसमें सर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर। टोटल कितने देश हो गए? सर जहाँ तक मुझे याद है 11 है। इसमें राजसेज से कॉलेज खोले गए हैं अभी। ये राजसेज स्कीम है क्या? सर मुझे तो मैंने सर सच्चाई बताऊं तो मैंने अभी ज्वाइन किया है। तुम लेट आते तो पढ़ते नहीं क्या होता? सर अभी इतना काम किया नहीं है, मैंने सीख की तो दूर। अच्छा, अभी डिसीजन मेकिंग की बात चल रही थी, तो आपको यदि मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में आपका सिलेक्शन हो जाता है, STM बन जाते हैं, तो अपने आप में डिसीजन लेने में तो आप तो सक्षम ही नहीं है, मान रहे हैं। सर आधे अधिकारियों की इसके लिए ट्रेनिंग भी कराई जाती है और उनको सुधार करने के प्रयास भी। तो ट्रेनिंग के आधार पर डिसीजन लेंगे आप जो? सर नहीं, सारे पक्षों को देखा जाएगा। सारे पक्षों को देख के ट्रेनिंग। तो आप में अपनी कौन कौन सी गुण है, अपने आप में क्वालिटीज है, वो कौन सी है जो एक एडमिनिस्ट्रेटर में होनी चाहिए और वो आप में है? सर एक तो अनुशासन अनुशासन और सर टाइम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का क्या है? मैनेजमेंट इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम में है, वो टाइम मैनेजमेंट का क्या रूप? सर टाइम मैनेजमेंट से जो सरकारी योजना उनको समय पर लागू करने में मदद मिलेगी। जो भी पीड़ित पक्ष है उनको समय पर उनको उनकी जो समस्या है उनको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। अच्छा, और कौन सी क्वालिटी है? और सर ईमानदारी। ईमानदारी की क्या परिभाषा है? सर जो मन विचार और कर्म में जो एकरूपता होनी चाहिए। मन विचार और कर्म में एकरूपता होनी। सत्यनिष्ठा होती है ना? सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा जो है। रटा रटा जवाब दे रहे हो आप, पढ़ा होगा आपने। तो आप और मुझे ये बता दीजिए कि महिलाओं के उत्थान हेतु और किस तरह की स्कीम्स है वो और लाई जा सकती है? सर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए और क्या करें जिससे ये महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से वो सशक्त हो? सर एक तो हायर एजुकेशन में जैसे महिलाओं को जो हायर एजुकेशन में तो अभी आपने देखा नहीं, RJS का रिजल्ट नहीं देखा आपने? 10 में से 8 महिलाएं हैं उसमें जो, और 40 में से 26 महिलाएं हैं वो RJS बनी है अभी। सर ये अनुपात तो मैंने देखा है, लेकिन सर फिर भी हायर एजुकेशन में अभी भी
हायर एजुकेशन में मैं बता रहा हूँ, हायर एजुकेशन में जितनी लड़कियां टॉप कर रही हैं, लड़के तो बहुत पीछे हैं। नहीं, एनरोलमेंट भी लड़कियों का ज्यादा है। एनरोलमेंट लड़कियों का ज्यादा है हायर एजुकेशन में, यदि आप देखें तो यूनिवर्सिटी में आप देखिए आप। जहाँ तक मैंने डाटा पढ़े हायर एजुकेशन में लड़कियों का क्या परसेंटेज है बच्चा का, बताओ हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट रेशियो कितना है? 50%। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट क्या है हायर एजुकेशन? टारगेट 50% है, सॉरी सर मैं पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं ना, है सेक्रेटरीट में चर्चा इनकी? चर्चा ही मैंने नहीं सुनी। नहीं सुनी आपने? कब हो रहे हैं ये चुनाव? ये प्रेरित करवाने के निर्देश अप्रेत करवाने के लिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता का एक मुद्दा चल रहा है कि सरपंच है वो 12वीं पढ़ा लिखा होना चाहिए और वार्ड पंच है वो 10वीं पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या आप इसके फेवर में हैं? सर इससे सर मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि सर नेतृत्व योग्यता से बड़ा होना चाहिए सर। जो नेतृत्व करता है वो समाज की समस्याओं को इसलिए इसका मतलब एजुकेशन होना तो जरूरी है ही नहीं। सर एजुकेशन में होनी चाहिए, पर ये जो कंपलसरी किया जा रहा है वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। और क्या कानून मानते हैं इसमें? सरपंच है वो करोड़ों रुपए खर्च कर देता है अपने चुनाव में, पता है ना? तो नागौर डीडवाना में तो बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो इतना पैसा कहाँ से लेते हैं और इतना पैसा क्यों खर्च कर देते हैं? पैसा तो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए खर्च कर देते हैं। एक तो हारता भी जीतता तो एक ही है। सर रिजल्ट को देख के काम थोड़ी, वो तो ऐसा है कि उनको तो उम्मीद सकारात्मक रिजल्ट आने की होती है। तो आप तो सरपंच का चुनाव लड़ाए तो आप कितने पैसे खर्च कर दोगे? सर जितनी चुनाव आयोग की सीमा है। कितनी है? मुझे अंदाजा मारो कितनी होगी लगभग? तुम्हारे गांव में चुनाव हुए होंगे। सर विधानसभा के लिए शायद 20 लाख है। तो सरपंच के लिए? सरपंच के लिए सिर्फ एग्जैक्ट चुनाव की सीमा है। फिर वो ज्यादा क्यों खर्च करते हैं? उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? सर वो जो चुनावी में वो जो लिस्ट मांगते हैं उसमें वो ज्यादा खर्च दिखाते नहीं है। चुनाव खर्चे की लिस्ट मांगते हैं उसमें ज्यादा नहीं दिखाते हैं, ऑडिट करवाते हैं बाकायदा, सीए ऑडिट वगैरह हो जाती है। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। आपका पुष्पा जी, सेक्रेटरीट के जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ से जिस तरीके से बात होनी चाहिए थी उस तरीके से बात आपसे नहीं हो पाई। सेक्रेटरीट का तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ अपने आप को है वो बहुत बड़ा अफसर मानता है, वो सब अफसरों से ऊपर है। सब अफसरों से ऊपर है, और वही जिस तरह की कार्रवाई शुरू करता है फाइल पे है जो वो आगे तक चलती है। असली प्रशासक वही है ना? असली प्रशासक वही है। उसको न तो ट्रांसफर का डर है, वो तो ये सोचता है आज ये मंत्री आया है कल दूसरा आएगा, वो कुछ समझता ही नहीं। सर मैं तो स्वीकार ही नहीं कर पाई हूँ सेक्रेटरी। कितना टाइम हुआ आपको? 2 महीने हुए सर। उसमें वो लेटेस्ट ज्वाइनिंग में अभी ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइनिंग 1 महीने तो अक्टूबर में दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं। तो देखो ये चीज वहां आपको नहीं बतानी है कि मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया, उससे कोई मतलब नहीं। तो वो तो ये कहते हैं कि 2 महीने में फिर आपने कुछ नहीं सीखा तो आप उस पोस्ट के लायक भी नहीं है, ये भी कह सकते ग्रिल करने के लिए, जबकि उनके हाथ में नहीं है कि इस तरह का कोई जो एक्शन ले सके, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो खींचने के लिए आपको इस रूप में है वो कह सकते हैं। तो एक तो सेक्रेटरीट के कामों को आप सीख अच्छी तरीके से देखें कि क्या क्या काम, जैसे आपने पूछा था कि भाई सेक्रेटरीट में कितने डिपार्टमेंट है, तो उसमें से मुख्य डिपार्टमेंट है वो, जैसे आपने कार्मिक का नाम लिया है तो कार्मिक विभाग के है वो क्या काम है, आरपीएससी से है वो लिस्ट है वो चुन के है वो कार्मिक विभाग में आती है।
तो कार्मिक विभाग वो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है सेक्रेटरीट का। किसके पास ये कार्मिक डिपार्टमेंट है? सर जैसे मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री। नहीं, ऐसे कुछ। सीएम साहब के पास खुद के पास है ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। ये चीजें आपको ये सारी ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई एएसओ या एसओ होगा कोई आपके सेक्शन में होते हैं ना, वहाँ पे उनसे संपर्क करके थोड़ा पता करो। तो एक तो ये जो सचिवालय सेवा से संबंधित जितने भी संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं, हायरार्की क्या है आपके जो, तो ये सारी चीजें आप एक तो ये प्रमोशन कहाँ तक होता है? क्योंकि यदि आप सेक्रेटरीट पे आप अपने इंटरव्यू को ले जाए तो बहुत अच्छा उसमें हाँ, और आप तो ये अभी तो 22 साल के हुए और अभी सचिवालय में लग गया ना, तो डिप्टी सेक्रेटरी तो आप पक्के बनोगे। नहीं सर, प्रमोशन नहीं है इतनी। सचिवालय में तो खूब प्रमोशन है एटलीस्ट। अभी नहीं है सर, हमसे पहले बहुत बड़ा भेज है 2018 में जो भेज है। फिर भी रिलेटिवली तो खूब ही मिलेंगे, उनके भी तो प्रमोशन होंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। हाँ, तो वो भी बढ़िया है। तो बड़ी असिस्टेंट सेक्रेटरी छोटी सी चीज तो होती है। फिर कहने का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा सा, और एक आपकी जो आवाज है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब थोड़ा ठीक बोल रहे हैं। अब ठीक बोल रहे हैं। आपका जो फेस रीडिंग भी हम देख रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, जो पहले की तुलना में। जो पहले स्ट्रेस लग रही थी आपके जो सर स्ट्रेस एक तो आपको एम्पावरमेंट पे ऊर्जा लिया, डिसीजन मेकिंग पे ऊर्जा लिया है ना। तो आपको कहना चाहिए कि मैं तो सेल्फ एम्पावर्ड हूँ, मैं तो एम्पावर्ड हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियली है वो डिपेंडेंट नहीं हूँ, शैक्षणिक योग्यता मेरे पास में पूरी है, अब मुझे है वो किसकी सलाह है, मैं कुछ डिसीजन कर सकती हूँ। तो वो ये कहेंगे कि आप तो वो प्रशासन में चले जाएंगे तो वहां पे भी जो डिसीजन लेना होगा तो ये चीजें थोड़ा सा है ना, आपका जो पढ़ाई वो करो अपने 1-to-1 पढ़ के आए नहीं आपको, एक 1-to-1 सेशन है जो ले वो आप जो वहां आपको स्टेप्स सब सारी स्टेप्स है वो समझाएंगे आपको। ठीक है, हमने तो आज जनरली बात की है आपसे, तो जनरल बातों में भी सहज नहीं रहे आप। प्रॉपर इंटरव्यू हमने लिया है, प्रॉपर इंटरव्यू नहीं ले पाए आज आपका। जिस तरह से कैंडिडेट का जैसे रिस्पांस आता है सर से संपर्क करो। 1-to-1 चल रहा है श्रमिक का, तो 1-to-1 में जो आपको एक बार और आपको जो है ना आपका इंटरव्यू है वो सेक्रेटरीट सर्विस पे ही चलेगा, क्योंकि आप यदि वहां लिखेंगे कि मैं सेक्रेटरीट में है वो LDC ग्रेड सेकंड में LDC हूँ मैं, तो जो भी है तो उस पे फिर आपका इंटरव्यू वहां आप सेक्रेटरीट सर्विसेज को उसमें जो क्या क्या काम कराए जाते हैं, कितने डिपार्टमेंट है, मुख्य डिपार्टमेंट में क्या क्या है और किसके पास में क्या पोर्टफोलियो है। तो ये मुख्य पोर्टफोलियो जो सीएम के पास में पोर्टफोलियो है उनके लिए ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो आना फिर अच्छा होता है इंटरव्यू। आप जो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना है। देखिए योग्यता का मापन तो आपको हो चुका है कि आप है जो कितने लाख में से है वो आपके 2400 में योग्यता का तो आपका हो गया। अब वो थोड़ी सी आपसे बात करके आपकी थोड़ा सा वो देखना चाहते हैं, IQ देखते हैं, ये थोड़ा सा करो आप। जबकि मेंस में मेहनत कीजिए ना,